नमस्कार, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। पीजीटी इकोनॉमिक्स केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत आपकी क्लास है दृष्टि ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। आज ये हमारी सेकंड क्लास है बच्चों। लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया था कि भाई इकोनॉमिक्स का बेसिक चीज़ है क्या, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस लेवल का क्वेश्चन आपका आ सकता है, PYQ के बारे में कुछ बताया, ताकि आपकी रणनीति जो है वो तैयारी है वो ठीक से हो सके। तो इकोनॉमिक्स में बेसिक 2 वर्गीकरण होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, जिसका सबको पता होता है। लाइव बच्चे अगर जुड़े हैं तो एक बार मैसेज कर दीजिए कितने बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, ताकि हम वार्तालाप करते हुए क्लास ले सकें, क्योंकि इंटरेक्शन के बिना क्लास नहीं होती, आपको भी पता है, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो। तो अर्थव्यवस्था की जब अर्थशास्त्र की हम जब बात करते हैं तो जैसे हमने वर्गीकरण किया था कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, उनके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स या पार्ट क्या है, ये चीज़ें समझाई थी। इन चीज़ों के माध्यम से हमने ये देखा कि भाई किसके अंतर्गत क्या स्टडी करनी है। तो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमी किसे कहते हैं, माइक्रो मैक्रो का मतलब क्या है, दोनों के वर्गीकरण को किसने किया, दोनों में टॉपिक्स क्या आते हैं, क्यों फेमस हुए, इनविजिबल हैंड क्या है, और कुछ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी और कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं। अब यहाँ मेन चीज़ होता है कि जो प्रोडक्शन होता है, जैसे भाई आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, मेहमान आ जाए तो आप पूछेंगे क्या खाएंगे, ठंडा लेंगे या गर्म। तो मान लो कोई रिलेटिव आ गया, जीजा जी आ गए या फूफा जी आ गए, तो नॉर्मली पूछते हैं कि फूफा जी क्या खाओगे, रोटी खानी है, चावल खाने हैं, यही होता है ना। फिर दूसरा, भाई गेहूं की रोटी खानी है, बाजरे की रोटी खानी है, गैस की खानी है, चूल्हे की खानी है, ऐसी होती है आईडी। तो ऐसे ही इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम होती है बच्चों। बेसिकली अर्थशास्त्र में जो प्रॉब्लम होती हैं वो संसाधनों की दुर्लभता के कारण पैदा होती है। लास्ट क्लास में जैसे हमने बताया इकोनॉमिक्स के अलग अलग डेफिनेशन, इन डेफिनेशंस में अलग अलग समय पर अलग अलग इतिहासकारों ने परिभाषाएं दी हैं। तो जो शुरू में परिभाषा थी, जैसे भी जैकब वाइनर ने भी कहा कि जो अर्थशास्त्री करते हैं वही अर्थशास्त्र है। एडम स्मिथ ने कहा कि धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब कुछ होता है सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं, कुछ केंद्रीय समस्याएं। केंद्रीय समस्याएं इकोनॉमी में, ये समस्याएं पैदा क्यों होती हैं। भाई आपके पास पैसा एक क्या है, संसाधन है, ठीक। अब ये पैसा या संसाधन अगर अथाह हो, अब अंबानी को कोई प्रॉब्लम है क्या, शारीरिक और मानसिक छोड़कर इकोनॉमिकली कोई उसके लिए असंभव है। बिल गेट्स के लिए संभव हो, टाटा के लिए हो, आज चाह पल में वो चीज हाजिर हो जाएगी। अगर ये संसाधन प्रचुर हो तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं भाई। किस बात की प्रॉब्लम होगी जब ये संसाधन पर, लेकिन पंगा क्या है, ये क्या है, पैसा क्या है भाई, सीमित है। आज कमाओ कल खत्म हो जाता है, रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो। ऐसा कोई माहौल, काश ऐसा कोई अलादीन का चिराग होता तो रगड़ते तो वस्तुएं आ जाती, जरूरत ही नहीं पैसा, है ना। क्या चाहिए मेरे आका, अब आका से कुछ भी मांगो। लेकिन कभी कभी काका जो होते हैं वो बड़े बदमाश होते हैं, आका की वाट लग जाती है काका की। तो अब ये सीमित है, सीमित इन द सेंस दुर्लभ है।
तो भाई कोरोना जैसा माहौल था या डिमोनेटाइज जैसा माहौल था, हमारे पास पैसे तो 2,000 रुपये पड़े हैं। अब इन 2,000 रुपये में हम शाही पनीर खाएं या दाल से ही काम चला लें या चटनी के लिए टमाटर प्याज ही ले आए, ये चीज़ होती ना। तो समस्या कहाँ से क्रिएट होती है, ये संसाधन और दुर्लभ है, तो इसके कारण बेसिकली 6 समस्याएं क्रिएट होती हैं। और सबसे पहले तो कि संसाधन और दुर्लभ है तो चयन की, आवंटन की, यानी कि साधनों का हम कैसे चयन करें, कौन से साधन का यूज करना है, साधनों का डिस्ट्रीब्यूशन किसे करना, कैसे करना है। जैसे कई बार मेहमान आ जाते हैं और तो हमें मेहमान आ जाए तो देखना पड़ता है भाई जगह कितनी है, किसको कहाँ सुलाएं, ये चीज़ें होती हैं, ये भी तो मैनेजमेंट है। ऐसे ही जब डिमोनेटाइज हुआ या कोरोना का माहौल हुआ तो भारत सरकार को 5 किलो अनाज मुफ्त देना पड़ा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो बीपीएल से ऊपर हो। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज। अब उसकी आलोचना उड़ाने वाले भी थे, आलोचना करने वाले भी थे। तो 80 करोड़ लोगों को बोले कि भाई आज़ादी के 6 साल 60 साल के बाद 70 साल के बाद भी 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है, तो इसका मतलब डेवलपमेंट कहाँ है। यानी कि क्या 80 करोड़ लोग अपने 2 वक्त के भोजन का जुगाड़ भी नहीं कर सकते, तो जुगाड़ कहाँ से करेंगे, क्योंकि काम ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, धंधा ही नहीं है, तो कहाँ से करेंगे भाई, हैं। तो क्या करें, 80 लोग 80 करोड़ लोग, तो अब यहाँ वही चीज है, चयन आवंटन। यानी कि उस दौरान जो साधन है, जो भी रिसोर्स हैं, बेसिकली हमारे साधन इकोनॉमी में दो ही माने जाते हैं, लेबर एंड कैपिटल। इन्हीं से तो वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है। इनका कैसे यूज करना है, लेबर का कितना यूज करना है, साधन कैपिटल का कितना यूज करना है, ये तो चीजें देखी जाती हैं। तो जो बेसिकली संसाधनों के प्रयोग से संबंधित हमारी समस्याएं हैं वो मूलतः कैसे होती हैं, कोई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी कि साधनों के चयन की, और दूसरी होती है प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स ऑफ एलोकेशन यानी कि साधनों के आवंटन की। ये दो प्रॉब्लम है बेसिकली, तो यानी कि सिलेक्शन कैसे करें साधनों का इन दोनों में से, और एलोकेशन यानी कि लेबर और कैपिटल का किस अनुपात में यूज करें, और कहाँ लेबर यूज करें कहाँ कैपिटल यूज करें, क्योंकि इन दोनों से ही गुड्स का प्रोडक्शन होता है। गुड्स या प्रोडक्ट्स यही तो है, इनका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। अब साधनों के आवंटन से संबंधित जो मेन प्रॉब्लम है, छह समस्याएं मानी जाती हैं, उनसे संबंधित बेसिक 3 है मूल और 3 है उसके पार्ट। जैसे भाई व्हाट टू
प्रोड्यूस, है ना। पहली समस्या क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। पहली समस्या ये है भाई, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे। और दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए। हम्म, और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए उत्पादन किया जाए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या उत्पादन किया। अब क्या उत्पादन का मतलब क्या हुआ, कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है। और ये अर्थव्यवस्था की प्रमुख तीन केंद्रीय समस्या हैं, तीन इनके सब पार्ट की समस्याएं होती हैं। ये तीन केंद्रीय समस्याओं के अलावा कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, और क्या उत्पादन किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, साधनों के आवंटन की समस्या होती है। और कैसे उत्पादन किया जाए, ये टेक्निक की समस्या होती है। यानी कि यहाँ पर तो क्या है, क्या उत्पादन किया जाए, ये है आवंटन से संबंधित। ठीक है, कैसे उत्पादन किया जाए, ये है तकनीक से संबंधित। तकनीक में आपके दो हैं, भाई पूंजी प्रधान तकनीक अपनाऊं या श्रम प्रधान तकनीक अपनाऊं। ठीक है, अब देश की पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर भाई पॉपुलेशन ज्यादा है तो आप अपनाओ श्रम प्रधान, यानी कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो श्रम प्रधान टेक्निक अपनाओ। अगर पॉपुलेशन कम है तो पूंजी प्रधान अपना लो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। और दूसरा है कि किस प्रकार या उत्पादन किसके लिए किया जाए, यह है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देखो दोनों चीजें अलग अलग हैं, एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका क्या है, साधनों का डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण, वितरण और आवंटन में फर्क होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या था कि जो लेबर और कैपिटल है, अब यहाँ चावल पैदा करें या फिर गेहूं पैदा करें, ये मामला है। भाई एक खेत आपका है, तो इस खेत के अंदर कौन सी फसल पैदा करोगे, यही तो देखोगे ना। 1 एकड़ जमीन है, अब उसमें पहले तो भोजन होना चाहिए। भाई चावल गेहूं पैदा करोगे या फिर इसमें चाय या फिर कपास या फिर गन्ना। तो 5-6 एकड़ जमीन हो तो अलग से खेती होगी। 1-2 ही एकड़ है तो आपको तो अपना भोजन भरना है, पेट भरना है। हुँ? तो पहली समस्या है भाई उत्पादन क्या किया जाए, दूसरी समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए, तीसरी समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब आप किसके लिए इन द सेंस क्या है, क्या जो वस्तु और सेवा का उत्पादन है समाज में किन वर्ग के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर
समाज में शहर के लोग ज़्यादा हैं या भाई गांव के लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, या इसके अलावा उनका पेशा क्या है या उन लोगों का व्यवसाय क्या है, उसके हिसाब से। तो आपने देखा होगा आपके शहर में, याद हो, जाते होगे भाई, चाहे आप किसी भी शहर में हो, आपके अपने शहर में देखा होगा कि जो मार्केट होती है, याद करो, मार्केट होती, कहीं इलेक्ट्रिक की दुकान है, कहीं कपड़ों की ही दुकान है, ठीक है, कहीं आपके होम अलायंस की दुकान है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, अलग अलग दुकानें हैं, और कहीं पर आपकी हार्डवेयर की दुकान है, कहीं पर रेडीमेड कपड़ों की दुकान है, कहीं मोबाइल की ही दुकानें हैं। तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि किस जगह पर कौन सी दुकान चल सकती है, किस के लोगों के लिए उत्पादन कर रहे हो आप। तो पेशा क्या है, व्यवसाय क्या है लोगों का, लोगों की जरूरतें, यानी कि उन लोगों की जरूरतें क्या है। जरूरतें के हिसाब से हम ये भी देख सकते हैं कि भाई उद्योग कौन से लगाने हैं, ठीक है, या फिर सेवा क्षेत्र में ज्यादा कोई देश है तो अमेरिका में आप एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट अलग यूज करोगे। अमेरिका में तो किसानों के पास इतनी ज्यादा जमीन है कि वो ग्लाइडर रखते हैं, ग्लाइडर से ही आपका ग्लाइडर से ही आपका क्या है सर, वो होता है, स्प्रे होता है खेतों में। आपके पास तो 2 एकड़ जमीन है, आप ग्लाइडर कहाँ से रखोगे, उनके पास तो 100 एकड़ जमीन है। तो वो उसी हिसाब से देखते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे। अब आपके पास 100 एकड़ जमीन हो, अब यहीं पर होगा ना मामला कि भाई 100 एकड़ जमीन है, तो 100 एकड़ जमीन में आप हाथ से फसल काटने लग जाओ तो हो गया काम, एक सीजन में एक ही काम होगा। तो 100 एकड़ जमीन में आप पूंजी प्रधान तकनीक अपनाओगे, आपके पास हार्डवेयर होगा, कल्टीवेटर होगा, हैरो होगी, स्प्रे के लिए ग्लाइडर होंगे, मशीनें होंगी पूरी। आपने कभी देखे होंगे हल कितने बड़े बड़े होते हैं, आधा एकड़ पूरा जाता है, इतनी हलाई होती है उसमें। आपके यहाँ हैरो अलग होगी, उनके यहाँ हैरो अलग होगी। तो ये सारी चीजें उसमें देखी जाती है। तो 3 बेसिक प्रॉब्लम है शिक्षा विभाग कि उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, और उत्पादन किन के लिए किया जाए। तो अब जैसे भी ये है, अब इन चीज़ों को मैं इस तरीके से समझाना चाहूँ आपको। ये ऐसे एग्जाम्पल मैं दूँ, ये मैंने क्या एग्जाम्पल बना दिया पता है आपको। और इस तरफ जो है ओ वाई एक्सिस पर आपका है गेहूं, और ओ एक्स एक्सिस पर है चावल, आपका एक खेत है। तो ए बी आपका क्या है, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसमें अलग अलग पॉइंट हैं, जैसे W1, ऐसे ही R और R1, या तीसरा पॉइंट भी ले सकते हो, यही ले लें हम, और इसमें T और L पॉइंट दे दें। इसमें क्या दिखा रखा है कि जब आपके पास एक भूमि का टुकड़ा है, तो आप गेहूं की
तुलना में चावल का यूज करना चाहो ज़्यादा, तो आपको गेहूं की मात्रा क्या करनी पड़ेगी, कम। देखो, चावल का उत्पादन तभी बढ़ेगा जब गेहूं का उत्पादन क्या करोगे, कम करो। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो क्या दर्शाता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और किस मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। तो एक हिसाब से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो किसी उन बिंदुओं को दर्शाता है जो दी हुई तकनीक पर दी हुई तकनीक पर दो वस्तुओं के उत्पादन के पॉसिबल उत्पादन स्तर दर्शाए। उत्पादन की तकनीक दे रखी है और उससे हम दो वस्तुओं का कितना उत्पादन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो कहते हैं। तो यदि चावल के उत्पादन को OR से R1 बढ़ाना है, यानी कि OR से OR1 करना है, तो आपको गेहूं का उत्पादन कम करना पड़ेगा, तकनीक आपकी दी हुई हो तो। यानी कि एक वस्तु के उत्पादन में कमी किए बिना दूसरी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना असंभव है। ये परेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन है। और वेलफेयर कंडीशन क्या होती है कि एक वस्तु के उत्पादन में कमी किए बिना दूसरे को बढ़ाना वेलफेयर कंडीशन होती है, वो पॉसिबल है ही नहीं। तो एक हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में कुछ साधन हटाकर दूसरे वस्तु के उत्पादन में किया जाता है, तब उसमें प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है ये देखा जाता है, उसी को हम पॉसिबिलिटी करो कहते हैं। तो जो केंद्रीय समस्याएं हैं, भाई कैसे उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये बेसिकली आपकी दो चीजें तो हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो को दर्शाती है। तो किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना है, ये साधनों के आवंटन की समस्या है। यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस का अर्थ है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। ये ध्यान रखना, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, यानी कि क्या उत्पादन और प्लस मात्रा दोनों। तो चावल का उत्पादन ज्यादा करना है तो गेहूं को कम करना पड़ेगा, यही चीज है। यदि हमारे पास उत्पादन के साधन असीमित होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, कितना उत्पादन कर लो। जैसे अंबानी के पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन समस्या यह है कि साधन वास्तव में मनुष्य की आवश्यकताओं से कम है, तो हमें साधनों का चयन करना पड़ेगा, साधनों का वर्गीकरण करना पड़ेगा कि भाई किस साधन का कहाँ पर यूज करना है। और यदि अर्थव्यवस्था एक वस्तु को पहले से अधिक मात्रा में उत्पादन करने का निश्चय करती है तो उसे किन्हीं दूसरी वस्तुओं का उत्पादन कम करना होगा। और एग्जाम्पल देख लो, युद्ध के समय में हमें अनाज की तुलना में बंदूकों की ज़्यादा जरूरत होती है। बंदूक, जेट, वायुयान, इनका उत्पादन ज़्यादा करेंगे, सारा उत्पादन टेक्निक उन पर लग जाएगी, हम एक वक्त की रोटी कम खा लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था कि एक दिन का व्रत करो, पूरे देश के लोग एक दिन का व्रत करने लगे तो अनाज या खाद्यान्न की समस्या क्या हो गई थी, कम हो गई थी। जैसे युद्ध और माहौल खत्म हो जाएगा तो क्या अब भी हम वायुयान, जेट लगाएंगे, तब हम खाद्यान्न पे चले जाएंगे। तो सामग्री यानी उत्पादन का क्या करना है। और पहली बात कि ये जो उत्पादन है, भाई हमें मकान भी चाहिए, घर भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, तो साधनों का इनमें कैसे प्रयोग करना है। तो ये चयन का निर्णय, केवल चयन के निर्णय का ये आधा भाग है कि गोल्स क्या है आपका, वस्तु का उत्पादन कितनी करनी है, कितनी मात्रा में करनी है। तो एक, किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, दूसरा कितनी मात्रा का उत्पादन करना है, और तीसरा है एक स्पेसिफाई, विशिष्ट, कि किस टाइप की वस्तु का उत्पादन करना चाहते हो। टेक्निकल वस्तु है, उपभोग की वस्तु है, पूंजीगत वस्तु है, इस टाइप की वस्तुएं। तो अब कितने अस्पताल चाहिए, कितने स्कूल चाहिए, कॉलेज कितने चाहिए, ये भी तो देखना होता है हमें। रिसर्च एंड मेडिकल स्कूल कितने चाहिए। तो पूंजीवादी हो चाहे समाजवादी हो चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो,
आवंटन के बारे में, एलोकेशन के बारे में निर्णय लेना भी पड़ेगा कि भाई युद्ध की वस्तुएं बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, आधारभूत उद्योग मजबूत करने हैं, मानव विकास में उत्पादन करना है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो तो मार्केट पे बेस होगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो तो सरकार पर बेस होगी, और मिश्रित अर्थव्यवस्था हो तो दोनों को साथ लेके चलेगी। तो एक में बाजार हैवी है, एक में सरकार हैवी है, और एक तीसरी में दोनों को बराबर लेके चलना पड़ता है, ये चीजें। अगला था कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, साधनों के, ये चुनाव की समस्या है, चयन की नहीं, चुनाव की, यानी कि एलोकेट चॉइस ऑफ टेक्निक, जिसमें मैंने बताया कि भाई हैंडलूम का उत्पादन कर रहे हो, खेती 1 एकड़ है या 100 एकड़ है, कौन सी टेक्निक अपनानी है, ये इसमें आ जाएगी। ठीक, कौन से कॉम्बिनेशन को, यानी कि दो साधनों का कौन सा कॉम्बिनेशन, दो वस्तुओं का कौन सा संयोग, कॉम्बिनेशन, यही आएगा इसमें। तो दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाया जाता है। तो श्रम प्रधान तकनीक अपनानी है या लेबर प्रधान तकनीक अपनानी है, ये दोनों लेबर और कैपिटल के उन दो संयोगों को दर्शाता है जिनसे समान मात्रा में उत्पादन हो, उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ठीक, तो कौन सा संयोग है, कौन सी तकनीक है जिससे अधिक कुशलता से उत्पादन किया जा सके। तो उत्पादकों द्वारा उत्पादन की किस तकनीक का प्रयोग किया जाए, ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में आएगा। तो उत्पादन के सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन, वो इसमें आता है। तीसरा, समाज में वस्तुओं का वितरण कैसे हो, ये वितरण है, पेशा क्या है, गांव है। तो वितरण का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, यानी कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे राष्ट्रीय आय आपकी बनी है, या फिर जीडीपी कैसे बढ़ाया जाए। तो दूसरा सिद्धांत वितरण का, एक सिद्धांत तो यह है कि समाज के सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय आय का समान भाग प्राप्त हो, यानी कि आय असमानता न हो। दूसरा, राष्ट्रीय मुद्रा या आय का वितरण कुशलतापूर्वक भी हो। और दूसरा क्या कहता है कि विभिन्न व्यक्तियों को राष्ट्रीय आय का उतना भाग मिल सके जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, भाई एग्रीकल्चर में हो या कृषि में हो, आपका माइनिंग हो, उद्योग हो, उस हिसाब से। तो तीसरा मतलब क्या था ये कि भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति उसी हिसाब से काम करेगा जितना राष्ट्रीय, मतलब लेबर और कैपिटल का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कैपिटल का, समाजवादी अर्थव्यवस्था में लेबर का, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का उसी हिसाब से अनुपात हो जाता है। तो राष्ट्रीय आय के वितरण का एक सिद्धांत ये आपका तीसरी समस्या से संबंधित है कि आय का वितरण कैसे हो। आय का वितरण आपको पता ही है, तो उत्पादन के 4 साधन हैं, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर, है ना। तो लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर, तीनों को क्या मिलता है, लैंड को रेंट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, लेबर को वेज मिलती है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये राष्ट्रीय आय के इन हिस्सों का वितरण कैसे हो, ये समस्या आपके वितरण की। और इसमें हम ध्यान रखते हैं कि सीमांत उत्पादकता के आधार पर। तो भूमि, पूंजी, श्रम आदि का योगदान जितना है उसी हिसाब से उसको राष्ट्रीय आय में हिस्सा मिल जाए, ये तीसरा। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से काम तो उसकी क्षमता व योग्यता के अनुसार लिया जाता है, पर उसकी आय उसकी जरूरत और आवश्यकता के अनुसार नहीं मिल पाती, यही अधिशेष पूंजी शोषण का कारण होती है। यदि उसकी आवश्यकता के अनुसार और उसकी लेबर के अनुसार अनुपात मिलाकर उसका मेहनताना दिया जाए तो शोषण होगा ही नहीं, कार्ल मार्क्स कहते हैं। ठीक, तो 3 चीजें हो गई।
एक बार देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी, कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, किस हिसाब से आपस में जुड़े हुए। चौथा है, क्या साधनों का कुशलता से प्रयोग हो रहा है। ये आपका खेत है और ये भी फसल है। आप आपने यहाँ पर 2 लेबर भेजे और कहा कि भी शाम को 5 PM तक ये खेत काटना है। गेहूं का, आपके दिमाग में आया कि यार मैं शाम तक वेट क्यों करूं, आपने एडिशनल 2 लेबर और भेज दी। आपने सोचा कि अब ये 3 PM तक खेत काट देंगे, लेकिन आपने जाके देखा इनका तो काम करने का तरीका वही है भाई, ये तो चारों लेबर जो हैं वो 5 तो बजाएं ही बजाएं। इसका मतलब क्या हुआ, इन 2 ने काम क्या किया, 0। यानी कि 2 हटा भी लोगे, वापिस कर लोगे, विड्रॉ कर लोगे, विड्रॉ करोगे, बाहर निकालोगे तो भी काम 5 बजे तक हो रहा है, लगा रहे तो भी काम 5 बजे तक हो रहा है। इसका मतलब इन एडिशनल लेबर का मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, 0। तो किसी साधन का मैक्सिमम एफिशिएंसी से प्रयोग हो तो अर्थव्यवस्था से कुशलता से कार्य करती है, नहीं करती है। यानी कि प्रश्न ये है कि 2, 3 और 4 जो पॉइंट थे अभी तक, उनसे ये पॉइंट पैदा होता है कि क्या वस्तु उत्पादित करनी है, कैसे करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, किन के लिए करनी है। यह सब तभी कामयाब होगा जब वो साधन सही ढंग से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, एफिशिएंसी। तो उत्पादन, इसमें आपका उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को देखा जाता है। उपभोक्ता और उत्पादक, तो आपने पढ़ा होगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन है, और इसी प्रकार मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीजें पढ़ती हैं। इसमें आप क्या पढ़ते हो, इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हो, इसमें क्या पढ़ते हो, आइसो पॉइंट एंड आइसो कोस्ट कर्व पढ़ते हो, ताकि सही ढंग से उनका यूज हो सके, अधिकतम कल्याण हो सके। अधिकतम कल्याण उपभोक्ता का कब होगा, जब दी हुई कीमतों का अनुपात उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के बराबर हो। ऐसे ही साधनों की कीमतों का अनुपात उनकी तकनीकी कुशलता की प्रतिस्थापन दर के अनुपात के बराबर हो। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, यानी कि आपने ये 2 चीज़ें पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन, यानी कि ये चीज़ क्या दर्शा रही है, ये दर्शाएगी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई हो, ये था। और ये क्या दर्शाएगी,
मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, तो MPL अपॉन MPK बराबर है W/R, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर को W से और मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल को R से, इनका अनुपात बराबर हो, तो ये उत्पादन कुशलता है, ये उत्पादक कुशलता है, ये उपभोक्ता कुशलता है, ये दोनों होनी चाहिए। तो परेटो ऑप्टिमलिटी यही है। तो तकनीकी कुशलता की प्राप्ति बहुत आर्थिक कुशलता का एक अंग है, यानी कि तकनीकी कुशलता आर्थिक कुशलता दोनों अलग अलग चीज है, ये ध्यान रखना। तो आर्थिक कुशलता का मामला है एक बड़ा, जिसका अर्थ है तकनीकी कुशलता इसका एक भाग। तकनीकी कुशलता ये दर्शाएगी भाई लेबर और कैपिटल का कौन सा संयोग प्रयोग करूं, है ना। जैसे आपका 100 एकड़ जमीन है या 2 एकड़ जमीन है, तो लेबर और कैपिटल का संयोग है, ये तकनीकी कुशलता, टेक्निकल माइंड यूज करना। लेकिन आर्थिक कुशलता का मतलब तो बड़ा हो गया कि भाई जो साधन है, लेबर, कैपिटल है, लैंड और एंटरप्रेन्योर, उनको कैसे यूज करना है, वो आर्थिक कुशलता होगी। तो तकनीकी कुशलता का अर्थ है कि फर्म, उद्योग अथवा समस्त अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का पूर्ण रूपेण से अधिकतम उत्पादनशीलता से प्रयोग करे, जिसमें साधनों की दी हुई मात्रा से अधिक संभव होता है उत्पादन। यानी कि भाई तेरे पास लेबर और कैपिटल गिवन है, उसका ऐसे संयोग में यूज करो कि अधिक से अधिक उत्पादन हो। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, ये मामला हो गया। तो जब यह तकनीकी कुशलता प्राप्त हो जाती है, तो फिर साधनों और वस्तुओं के उत्पादन में पुनः आवंटन से एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होती है और किसी अन्य वस्तु का उत्पादन घटाए बिना दूसरे वस्तु का उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है। यही आपकी क्या कह सकती है, तकनीकी कुशलता। यानी कि जब तकनीकी कुशलता आपको प्राप्त हो जाएगी, तो आप एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा दोगे, कोई शक नहीं है, गेहूं की जगह चावल बढ़ा दोगे, लेकिन गेहूं का उत्पादन कम होगा। यही तकनीकी कुशलता कहलाती है। यानी कि तकनीकी कुशलता की प्राप्ति से फर्म या अर्थव्यवस्था उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु पर कार्य करती है। या तो भाई चावल, यानी कि ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये आपकी तकनीकी कुशलता को दर्शाता है। उत्पादन संभावना या तो इस पर काम करेगी या फिर इस पर काम करेगी। यही तकनीकी कुशलता आपके पास लेबर और कैपिटल देने से गेहूं और चावल का उत्पादन होना, चाहे वो वस्तु के रूप में लगा लो, चाहे लेबर कैपिटल लिख लूं मैं, तो इसको इतना बढ़ाना है तो ये कम करना पड़ेगा। यही तकनीकी कुशलता है। उल्टा मत कर देना कि भी एक वस्तु का उत्पादन घटा गए बिना दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तकनीकी कुशलता नहीं है। टेक्निकल एफिशिएंसी अगर आपसे पूछ लें तो सीधा सीधा देना है, एक वस्तु का उत्पादन घटाए बिना दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के एक बिंदु को दर्शाती है, जहां कुछ वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होगा और कुछ का क्या होगा, कम। ये चीज है। तो तकनीकी कुशलता की प्राप्ति बाहरी आर्थिक कुशलता का एक अंग है। ठीक, यदि साधनों के उपयोग में तकनीकी कुशलता प्राप्त नहीं है, तो कुछ उत्पादन में वृद्धि किसी अन्य वस्तु का उत्पादन घटाए बिना संभव होती है। देख लो, तकनीकी कुशलता नहीं है ना, तो आप एक वस्तु का उत्पादन घटाए बिना दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ा दोगे, यानी कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। लेकिन तकनीकी कुशलता प्राप्त है तो एक का घटेगा तभी दूसरी का बढ़ेगा। तो इस प्रकार ये पॉसिबल, ध्यान रखना। और आर्थिक कुशलता का दूसरा पक्ष, यानी कि आर्थिक कुशलता का एक तो तकनीकी पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष हो गया आवंटन की दृष्टि से कुशलता। आवंटन का मतलब क्या होता है कि उपभोक्ताओं के अधिमान के इंटरेस्ट के अनुसार वस्तु साधनों का आवंटन होता है। सूती वस्त्र ज्यादा डिमांड है, अच्छा ब्याह शादी में कौन से वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी, लेडीज परिधान की
है ना, उसी हिसाब से दुकान में भंडारण होगा। क्लियर बच्चों? तो जो भी लाइव बच्चे हैं वो एक बार पूछ लिया करो भाई, कोई डाउट तो नक्की है, डाउट तो नहीं है? तो आवंटन कुशलता का मतलब आप इस बात से समझ चुके हो कि उत्पादन के साधनों का विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में इस प्रकार प्रयोग करना कि संतुष्टि स्तर में वृद्धि हो, इष्टतम लेवल प्राप्त हो, ये है आपकी आवंटन की कुशलता। तो आर्थिक कुशलता की प्राप्ति के लिए समाज के पास उपलब्ध साधनों में न केवल अधिकतम संभावित उत्पादन करना है, बल्कि उन साधनों का विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इस प्रकार आवंटित करना है कि उपभोक्ताओं के अधिमानों को, यानी कि आवश्यक तथा अधिमानों के अनुरूप हो। जैसे अभी मैंने बताया, युद्ध का हाल है तो युद्ध के हिसाब से उत्पादन करो, शांति काल है तो शांति के हिसाब से उत्पादन करो, गांव के लोग हैं तो गांव के हिसाब से, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो पूंजीवादी के हिसाब से, समाजवादी अर्थव्यवस्था तो समाजवादी के हिसाब से, मिश्रित है तो मिश्रित के हिसाब से आपके साधनों का प्रयोग होता है। क्लियर? तो ये जो चौथा पॉइंट है, चौथा क्या था अभी, साधनों की कुशलता में तो तीन आ गए, तकनीकी कुशलता, ठीक, आवंटन विषय कुशलता और उपभोग अथवा वितरण की कुशलता, ठीक, तीनों पॉइंट हो गए। चौथा है, पांचवा, क्या सभी साधनों का, पहले तो था कुशल प्रयोग हो रहा है, अभी क्या क्या, सभी साधनों का पूर्ण रूप से उत्पादन हो रहा है। क्या सभी साधनों का पूर्ण रूप से उत्पादन के लिए प्रयोग हो रहा है? इसका मतलब जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि खेत में दो आदमी गए, दो और भेजे, तो क्या सभी साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा है? उपयोग यानी कि साधनों के रोजगार की समस्या, इसको हम बोलते हैं, क्या हमने फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लिया है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई, केन्स के अनुसार यही है। अब इसमें पूर्ण रोजगार जो स्तर है, क्लासिकल परंपरावादी अर्थशास्त्री और केन्स, दोनों के विचार अलग है, मार्शल एडम स्मिथ ये अलग है। ये क्या कहते हैं कि इकोनॉमी जो है हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती है, यानी कि संतुलन वहीं पर होगा जहां पूर्ण रोजगार, यानी कि साधनों का हमेशा पूर्ण यूज होता है। यदि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो मजदूरी दरों में इस प्रकार परिवर्तन होगा कि अर्थव्यवस्था स्वतः पूर्ण रोजगार स्तर पर आ जाएगी। यही तो चीजें पढ़ी है आपने। ये परंपरावादी बोलते हैं, मैक्रो के हिसाब से चले तो हम। और केन्ज क्या कहता है, हालांकि माइक्रो का ही है केंद्रीय समस्या, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले भी संतुलन में हो सकती है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है ना भाई, तो माइक्रो लेवल पे भी समस्याएं हो सकती है, मैक्रो पे भी हो सकती हैं।
तो यहाँ एक बात ये है कि भी जो भी साधन है, क्या उनका पूर्ण रूप से प्रयोग हो रहा है, क्या उनका पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त हो चुका है, या समाज के उत्पादन के हेतु समस्त उपलब्ध साधनों का कैसे प्रयोग किया जाए या प्रयोग किया जाएगा जिन साधनों का, उससे समाज के लोगों को अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। पूंजीवादी देशों में मंदी के समय कुछ इस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है कि भाई श्रम की लेबर ज़्यादा होती है, से सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है। ठीक, तो उत्पादन के साधनों का यानी कि श्रम शक्ति का पूंजी प्रधान देशों में पूरा यूज नहीं होता है, क्योंकि वहाँ टेक्निकल ज़्यादा यूज होता है। जबकि ऐसे में श्रमिकों में भीषण बेरोजगारी और उनका शोषण होता है। दूसरी ओर औद्योगिक फैक्ट्रियां, खाने उत्पादन साधन मंदी में या तो बंद हो जाते हैं, जैसे कोरोना में आप देखना तो छटनी शुरू हो गई थी, कई कंपनियां बंद हो गई, कई व्यवसाय बिजनेस बंद हो गए। तो ऐसे में उत्पादन क्षमता से कम स्तर पर उत्पादन होता है। ऐसे ही जो तेजी आ जाए, बूस्ट आ जाए इकोनॉमी में, तो मांग जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में लेबर की सप्लाई कम पड़ जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो 1936 की जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मनी एंड इंटरेस्ट में केंज ने क्या कहा कि पूंजीवादी देशों में पाए जाने वाले श्रमिकों में बेरोजगारी तथा उद्योगों में अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता का समस्त मांग पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। वही आगे बात। तो 1939 के पश्चात, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात एकदम से मुद्रास्फीति आ गई, क्योंकि युद्ध के कारण जो उत्पादन के साधन थे वो युद्ध के उत्पादन में बढ़ गए। तो बेसिक खाद्यान्न हुआ, कपड़े हुए, इनमें उत्पादन कम हुआ। उत्पादन कम हुआ तो उनकी सप्लाई कम हुई, जबकि डिमांड तो उनकी ऑलरेडी थी। तो अन्य वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो समूची अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय भोग, सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण का जो समष्टिपरक अध्ययन किया जाता है वो इसमें किया जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण रोजगार से पहले या पूर्ण रोजगार के बाद की बात की। तो ये जो समस्याएं आती हैं इसमें आता है इकोनॉमिक साइकिल, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। ठीक, छठा पॉइंट है, क्या अर्थव्यवस्था के उत्पादन से उत्पादन क्षमता तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, यानी कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और दूसरा नेशनल इनकम में, दोनों में वृद्धि हो रही है। यह है छठा पॉइंट। ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताई मैंने आपको। तो इसमें ये देखना है कि भाई जो देश के अंदर उत्पादन क्षमता बढ़ेगी या राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। तो जैसे अब
हम इन चीज़ों को 1951 से लेकर 2024 तक कंपेयर करें तो आप देखो कि जो नेशनल इनकम में प्राइमरी सेक्टर है उसका शेयर 2024 में और 1951 में कितना था। प्राइमरी सेक्टर का जो हिस्सा है 1951 में आपका 57% था, आज वो मुश्किल से 15 या फिर 17% के आसपास है। तो इसका मतलब राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घटा है, जबकि सर्विस का हिस्सा वो क्या हुआ 2024 2000 सॉरी 1951 2024 में, तो 1951 में ये लगभग 26% था, आज लगभग क्या है 60% है। तो एक तो हो गया नेशनल इनकम का नेचर, दूसरा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है राष्ट्रीय आय। तो आज आपकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय जब बात करें हम, तो आपकी जो जीडीपी की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से हो गई है। दुनिया में परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से आपका पहला चाइना, दूसरा यूएस और तीसरा इंडिया है। तो क्या आज़ादी के समय भी ऐसा था? इसका मतलब हम तो ग्रोथ कर रहे हैं और ऑनलाइन लेन देन में हम दुनिया में नंबर 1 हो गए। तो एक हिसाब से अगर देश का उत्पादन बढ़ता है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, तो लोगों को इसका मतलब रोजगार बढ़ रहा है, बैंकिंग स्ट्रक्चर बढ़ गए, बैंकों की शाखाएं आपने देखा कभी किसी जमाने में बैंक कितने थे हमारे देश के आसपास? बैंक छोड़ो, रोड देखो कैसे थे, हाईवे देखो कैसे थे, लाइट देखो कैसी थी। ये बिना डिमांड और सप्लाई के ग्रोथ के बढ़ जाएगा क्या? तो इसका मतलब आज़ादी से लेकर अब तक हमारे देश में इन चीज़ों का उत्पादन बढ़ा है तो लोगों की आय बढ़ी है, समृद्धि बढ़ी है, कल्याण बढ़ा है। आज हर घर में फ्रिज होगा, टीवी होगा, मोबाइल, सब घरों में 2-2 एक-एक आदमी का एक-एक मोबाइल है। मोस्टली घर में, कोई घर इंडिया का ऐसा नहीं जिसमें मोबाइल ना हो, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ टीवी ना हो, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ लगभग मोस्टली फ्रिज ना हो। फ्रिज चलो छोड़ो, टीवी छोड़ो, लेकिन बेसिक चीज़ें, एजुकेशन है, हेल्थ की सर्विस कैसी है? तो लोगों का जीवन स्तर, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। आय असमानता क्या लेवल क्या, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में क्या कहा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में आर्थिक विकास के कुछ कारकों पर प्रभाव डाला था। और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के पश्चात उन्होंने कहा भाई आर्थिक विकास उन कारकों तथा तत्वों के विश्लेषण पर कि आर्थिक विकास निर्भर करता है, वहां से लेकर अर्थशास्त्र के चिंतन का विषय रहा कि जीडीपी बढ़ेगी तो क्या आर्थिक विकास होगा। तो कुछ मार्जिनलिज्म अर्थशास्त्रियों यानी कि सीमांतवाद के प्रचलन के बाद आर्थिक विकास में या विषय में अर्थशास्त्र की रुचि बढ़ी है या घटी है। तो अर्थशास्त्रियों की रुचि बढ़ गई या घट गई ये डिपेंड करता है सापेक्ष कीमत साधनों के आवंटन की सिद्धांत पे, यानी कि सापेक्ष कीमतें और साधनों के आवंटन के सीमांतवादी सिद्धांत को, जिसे दुर्लभता व चयन की समस्या पर अधिक बल दिया, बहुत अधिक समय तक आर्थिक सिद्धांत में प्रमुख स्थान प्राप्त करता रहा। परंतु आज के समय में दुर्लभता और चयन से हटकर अर्थशास्त्र मुख्यतः इस पर भी फोकस करता है कि व्यापार चक्र को कैसे मैनेज करना है, बेरोजगारी को कैसे मैनेज करना है, यानी कि साधनों की कीमत, मांग, पूर्ति, आपका वो क्या था, अधिमान वक्र प्रेफरेंस करो, यानी कि सिर्फ उपभोग और उत्पादन में डूबे रहोगे क्या, व्यक्तिगत साधनों की कीमत में डूबे रहोगे क्या? और भी तो समस्याएं हैं अर्थशास्त्र की, और समस्याएं क्या? यही कि भाई बेरोजगारी क्या है, गरीबी क्या है, राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ेगी, व्यापार चक्रों में बैलेंस कैसे रखना है, मुद्रास्फीति को मैनेज करना है, बेरोजगारी को मैनेज करना है, इन पे हो गया
यानी कि सीमांतवादी अर्थशास्त्र की तुलना में अब ये अर्थशास्त्र का भी विषय हो चुका है। तो इस प्रकार ये आर्थिक क्षेत्र की क्या हुई, आपकी समस्याएं कंप्लीट हुई हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं देख लीजिए एक बार। क्लियर भाई? तो अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो लगभग आपकी क्लियर हो गई। तो माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र क्या है, उनके विषय क्या हैं, केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, ये सारी लगभग कंप्लीट हो गई। और तो उत्पादन संभावना वक्र, इसको रूपांतरण वक्र अथवा उत्पादन संभावना रेखा भी कहते हैं, जो इस बात पर आधारित है कि संसाधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग किया गया है और साथ ही तकनीकी जो है वो गिवन है, यानी कि टेक्निकल सिचुएशन दी होने पर उत्पादन संभावना वक्र लेबर और कैपिटल के उन संयोगों को दर्शाता है जिनसे उत्पादन का या वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोग दिखाए जा सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम थोड़ा सा कि आर्थिक स्थिति तथा प्रवेग्य की। दरअसल क्या है कि इकोनॉमिक स्टैटिक है या डायनेमिक है, अर्थशास्त्रियों में इस विषय में अलग अलग विचार रहे हैं। थोड़ा सा हल्का फुल्का हम बता दें कि जेएम क्लार्क ने त्वरण सिद्धांत दिया था, भाई स्टैटिक है या डायनामिक। स्टैटिक का मतलब स्थिति, यानी कि स्थिर है, और इसका मतलब है गत्यात्मक, इनमें परिवर्तन होता रहता है, गतिशीलता का मतलब। तो जेएम क्लार्क ने इसका सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन। त्वरक का सिद्धांत दिया जेएम क्लार्क ने, और अफलातियन ने थ्योरी ऑफ बिजनेस फ्लैक्चुएशन, व्यवसायिक उच्चावच, यानी कि इस प्रकार ऐसे सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या कहा, 70 वर्षों में 1925 से लेकर आर्थिक सिद्धांतों में प्रोवैगिकी का प्रयोग हुआ है। अफलातियन ने कहा कि 1925 से प्रौद्योगिकी मॉडल के कुछ उदाहरण हैं जिनका उदय 1925 से पहले हुआ, ठीक, और 1925 के बाद, यानी कि
इनका जो उद्भव है वो 1925 से पहले मुख्यतः दो ही काम थे। क्या कि भी तवरक क्या है और व्यवसायिक उच्चावच क्या है। 1925 के बाद आय क्या है, इनकम किसे कहते हैं, ठीक, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं, प्राइस क्या होता है, इनमें भी इस गत्यात्मक धारणा का प्रयोग हो रहा है, यानी कि इनको भी गत्यात्मक ही दृष्टिकोण से सुलझाया जा रहा है। तो 1925 के पश्चात प्रौद्योगिकी या डायनेमिक विश्लेषण का प्रयोग सिर्फ व्यावसायिक उच्चावच और त्वरण तक नहीं रहा, बल्कि उसमें कीमत सिद्धांत क्या है, विकास के सिद्धांत कहाँ है, ठीक, आय का निर्धारण कैसे होगा, इनमें भी किया जाता है। तो किसी संतुलन बिंदु जो पाथ होता है, चाहे कोई भी हो, भाई वो डिमांड करो हो चाहे वो सप्लाई करो हो, चारों ओर उच्चावच तथा स्थिरता से है। और इन आर्थिक सिद्धांतों के प्रमुख चार क्षेत्र हैं: व्यापार चक्र, आय निर्धारण, आर्थिक विकास और कीमत सिद्धांत, यानी कि ट्रेड साइकिल, ठीक, व्यापारिक चक्र हो गया ट्रेड साइकिल, आय निर्धारण, ठीक, आर्थिक विकास, और कीमत निर्धारण। ये सारी जो है आपकी गत्यात्मक अवधारणाएं, इनमें अब यूज होता है इन सबका। तो आर्थिक प्रवृत्ति की परिभाषा की बात करें तो अंतर क्या है दोनों में, दो अवस्थाओं, स्थिर अथवा गत्यात्मक के अंतर को कैसे समझते हैं। अर्थशास्त्र में एक चर को तब स्थिर माना जाता है जब वो समय परिवर्तन होने पर भी उसके चर में कोई परिवर्तन ना हो, या उसके मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि समय के प्रभाव से या समय के दौरान उसकी मात्रा स्थिर रहे। जैसे यदि समय के परिवर्तन होने के बावजूद भी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन न हो, जैसे चीनी पिछले साल भी 43 किलो थी, आज भी 43 किलो है, तो उसे स्थिर कहा जाएगा, स्टैटिक कहा जाएगा, ठीक। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय भी स्थिर कहा जाती है, स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर। जो प्रचलित कीमत है यानी कि वर्तमान कीमतों के हिसाब से ऊपर नीचे होंगी, स्थिर कीमत है यानी कि बेस ईयर के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होगी, स्टेबल रहेंगी। तो एक हिसाब से क्या है, राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर स्थिर कही जाती है, बेस प्राइस पर। यदि समय के साथ इन मात्रा में परिवर्तन हो जाए तो वो गत्यात्मक कहा जाएगा। जैसे यदि वस्तुओं की कीमतें, पूर्ति मात्राएं, मांग मात्राएं, राष्ट्रीय आय, रोजगार का स्तर, जनसंख्या का आकार, निवेश का स्तर, ये सारे समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी चर में समय के हिसाब से बदलाव आ जाए उसे प्रायोगिक कहेंगे, किसी चर में समय के हिसाब से स्थिरता रहे उसे स्थैतिक चर कहेंगे। तो अर्थव्यवस्था में जब शुद्ध निवेश स्थिर दर से हो रहा हो, शुद्ध निवेश यानी कि आप हर बार जब कमाते उसका कुछ पार्ट खर्चा निकाल के निवेश कर रहे हो, तो अर्थव्यवस्था विकासमान होती है। इसका मतलब गत्यात्मक होती है, प्रायोगिक होती है, क्योंकि इससे पूंजी के भंडार और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। यानी कि शुद्ध निवेश क्या होता है, हमेशा स्थिर दर से होगा तो प्रायोगिकी दर्शाएगा,
गत्यात्मकता दर्शाएगा, इसको कहते हैं। तो एक ही समय अवधि से कोई चर संबंधित हो तो वो स्थैतिक होता है, और समय के प्रवाह से संबंधित हो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल दे दें हम, अगर इस प्रकार का हम डिमांड और सप्लाई करें और यहाँ पर P और यहाँ पर क्वांटिटी, तो ये आपका क्या हो गया, स्थैतिक। ठीक है, ये स्थैतिक को दर्शाता है, निश्चित कीमत निश्चित मात्रा। ठीक, लेकिन मैं ऐसे कहूं एग्रीगेट सप्लाई और इस प्रकार एग्रीगेट डिमांड डैश ओ एक्स ओ वाई, ये एन का लेवल और ये फिर एन डैश लेवल, यानी कि ये आपका गुणक हो गया। तो ये समग्र विकास, ये क्या है आपका समग्र मांग प्रवैगिक को दर्शाता है, ये चीज है। यानी कि ये माइक्रो लेवल पे हो गया, ये मैक्रो लेवल पे हो गया। आ गया समझ में? तो एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होगी तो चर बदल जाएगा, गुणक में वृद्धि होगी तो चर बदल जाएगा, एमपीसी में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय बदल जाएगी, इस हिसाब से होता है। अब हम विषय के ऊपर आते हैं कि भाई जो बेसिक थ्योरी है आपकी डिमांड एंड सप्लाई की माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो आपका पहला जो टॉपिक है वो डिमांड प्लान या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। उपभोक्ता संतुलन और उपयोगिता विश्लेषण। अब यहाँ हीटर, अब यहाँ पर एक तो लिख दिया मैंने सर्दी और एक लिख दी गर्मी। हीटर की मांग कब करोगे भाई? सर्दी में तो आप हीटर की मांग करोगे और गर्मी में एसी की मांग करोगे। मैं पूछूं क्यों? कोई ऐसा उल्टा है कि गर्मी में हीटर की मांग करे? क्योंकि सीजन के हिसाब से इनका क्या हो रहा है, यूज। यूज क्यों होगा? क्योंकि हमें इनकी क्या है, आवश्यकता। अगर आवश्यकता पूरी हो जाए तो हमें क्या मिलती है, संतुष्टि। होगा कि नहीं होगा? तो किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति है, भाई गर्मी में अब एसी आप ले आए, वो आपको संतुष्टि दे रहा है, किस लिए? क्योंकि उसकी कूलिंग जो है यार गजब की है। अब आपने एसी ले आए जल्दबाजी में, विंडो, कमरे में विंडो है ही नहीं, क्या करोगे? विंडो निकालो या फिर एसी फ्लिप स्प्लिट एसी लेके आओ। तो उसकी कूलिंग पे आपको क्या आ गया, आहा हा, मजा आ गया, संतुष्टि। तो जो कोई किसी वस्तु के यूज करने पर वह गुण जो आवश्यकता पूरी करा दे, संतुष्टि, और संतुष्टि पूरी हो गई तो ही आपकी क्या कहलाती है ये, यानी कि किसी वस्तु का वह गुण जो आवश्यकता पूरी करा के संतुष्टि प्रदान करे। तो किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, किसी वस्तु में
आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति आपकी क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। तो अब किसी वस्तु की मांग क्यों की जाती है? किसी वस्तु की मांग उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता के लिए की जाती है। यानी कि एसी की या हीटर की अगर मैं कहूँ कि आपको मांग क्यों करते हो, तो मांग क्या है? उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता। किसी वस्तु की मांग उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता के कारण की जाती है। सर्दियों में गर्म कपड़ों की मांग करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो उपयोगी है। अब मैं ये स्वेटर पहने हुआ, अगर इसने सर्दी रोक दी तो मुझे संतुष्टि हुई। संतुष्टि का यही गुण उपयोगिता कहलाता है। अगर ये सिर्फ डिजाइनेबल है, इससे सर्दी रुकी ही नहीं, तो मैं इसको निकाल के फेंक दूंगा, तो इसका मतलब मेरे लिए संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि नहीं, इसका मतलब मेरे लिए उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं तो मैं इसकी मांग नहीं करूंगा अगली बार। अब वही बात है, किसी दुकानदार के पास आप जाते हो, आपसे अच्छा व्यवहार करता है, आओ जी आओ, बड़े अच्छे हो, आपके दर्शन में कितने दिनों के बाद आए। और वहीं पर कुछ महिलाएं दुकान में जाती हैं और वो सारा सामान निकलवा के गिरा दें। अरे भाई ये सूट दिखाना, अरे भाई वो शर्ट दिखाना, अच्छा इस कलर में वो डिजाइन, अच्छा इस डिजाइन में और कलर। आधा घंटा खराब कर दिया, एक कपड़ा नहीं लिया, माथा पकड़ लिया दुकानदार ने, यार इनका कहाँ। फिर अगले 2 दिन के बाद फिर आ गई, फिर उन्होंने कुछ नहीं लिया। तीसरे दिन दुकानदार क्या कहेगा? तो यार इनसे बचाओ यार, इनको कहो। वो बेचारा 2 बार ही कपड़े डालेगा आपके सामने ना जी, वो आप जो चाहते हो अभी आया नहीं स्टॉक में, आप फिर आना। यही होता है। क्यों? क्योंकि वो भी आपके व्यवहार को नोटिफाई करता है, आप भी उसके व्यवहार को नोटिफाई करते हो। आपने कपड़ा लिया, भैया सूट का कलर तो नहीं जाएगा? वो बोल रहा है नहीं मैडम चिंता मत करो, अभी जाके धुल दो, अभी पानी में डाल दो, बिल्कुल भी कलर नहीं जाएगा। क्या बात कर दिया आपने? किस दुकान पे आए हो, आपको पता नहीं कितने सालों से आपका हमारा लेना देना है? ऐसी बातें होती। और आपने वो कपड़ा ले लिया, 1000 रुपए का सूट, और आपने कपड़ा पानी में डाला, पानी में डालते ही तितर बितर हो गया, रंग उड़ गया। रंग उड़ते ही आप अगले दिन लेके आए, दुकानदार को दिखाया, ले भाई 2-3 दिन में नहीं आ पाई और ये कपड़ा सूट तेरा रंग निकलेगा। मैडम जी वो कपड़ा है ही नहीं जो मैंने दिया था, ये है ही नहीं। तो अगली बार आप उस दुकान पे जाओगे, क्योंकि आपको क्या नहीं मिल रही? संतुष्टि। आपने डेमो लिया, एडमिशन लिया, क्यों लिया? क्या कारण था डेमो लेने का? क्या कारण था फिर एडमिशन लेने? डेमो तो इसलिए लिया कि आपको कोचिंग चाहिए। और यहां एडमिशन क्यों लिया? क्योंकि आप संतुष्ट हुए, इसलिए लिया है। तो किसी भी वस्तु की मांग, एक वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग में एक संबंध होता है। और हम अब डिस्कस क्या करेंगे कि उपयोगिता की अवधारणा क्या होती है, उपयोगिता से संबंधित क्या क्या मान्यताएं। हम्म? तो जब आप वस्तु का उपयोग करते हो, उपभोग करते हो, तो उससे तुम्हें क्या मिलती है? संतुष्टि। ठीक। और उस संतुष्टि से वो तुम्हारे लिए क्या हो जाती है? उपयोगी। तो मान लो आपने कोई वस्तु का उपभोग किया, हम्म, तो वस्तु यूनिट, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। आप ब्याह शादी में गए हो भाई,
तो मान लो कोई भी वस्तु ले रहे हो, एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु का आपने 1 2 3 4 5 6 ये इस प्रकार यूनिट उपभोग करने लग गए, चाहे वो कोई भी हो, है। तो मान लो आपने एक वस्तु का उपभोग किया तो उसके कारण 100 यूनिट के रूप में उपयोगिता प्राप्त हुई। तो क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है? इसकी अवधारणाएं क्या है? तो जब उपयोगिता की अवधारणा की बात करते हैं तो उपयोगिता का जो मापन है उसके दो मान्यताएं हैं, एक गणनावाचक, एक क्रमवाचक। समझ गए? गणनावाचक कहता है कि उपयोगिता को हम 1 2 10 15 50 में माप सकते हैं। क्रमवाचक कहता है कि हम माप नहीं सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक दे सकते हैं। ये दो धारणाएं हैं उपयोगिता को मापने से संबंधित। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको कौन सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आपका तुष्टि गुण क्या है, गणनावाचक कार्डिनल अप्रोच है। जिसके प्रमुख अर्थशास्त्री हैं आपके मार्शल। तो मार्शल ने कहा था कि तुष्टि गुण का या उपयोगिता का माप संभव है, हम इसको माप सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक। और जब किसी वस्तु का हम उपभोग करते हैं तो इसमें आपकी दो चीजें आ जाती हैं, घटती सीमांत उपयोगिता और सम सीमांत उपयोगिता। ये दो नियम इस पे चलते हैं मार्शल के इस थ्योरी में। हालांकि ये नियम अलग है, सीमांत उपयोगिता के 3 नियम हैं, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ठीक। तो पहला नियम है घटती सीमांत उपयोगिता, दूसरा नियम है सम सीमांत उपयोगिता और तीसरा नियम है दुर्लभता का नियम। ये मार्शल के नहीं है, ये ध्यान रखना। तो एक वस्तु का हमने 100 का उपभोग किया भाई, ठीक, दूसरी का उपभोग किया तो थोड़ा सा मजा आया 190। तो शुरू में तो आपकी जो सीमांत उपयोगिता है वो कोई चेंज है ही नहीं, यानी कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई होगा, यानी कि ये तो आपकी 0 ही मान लें या है ही नहीं, या क्योंकि इसमें 100 में से 100 बदलेंगे तो आपका 0, यानी कि टोटल यूटिलिटी। इसका तरीका क्या होता है, टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसमें 100 माइनस चेंज 0, तो यहाँ पर क्या होगा, 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100। एक अतिरिक्त इकाई का भाई अब हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू, सॉरी 190 माइनस 100 इज इक्वल टू क्या हुआ, 90, यानी कि अब आपकी 90 हो गई। फिर ये आपकी तीसरा उपभोग किया 270, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज कितना हुआ 80। फिर हुई आपकी 340, कितना हुआ 70। फिर आपने मैक्सिमम पहुंच गई 340 70, और यहाँ पर फिर 320 माइनस 20। इस हिसाब से ये ऐसे चलता है सीमांत उपयोगिता, यानी कि पहले मैक्सिमम लेवल पे घटेगी, फिर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीमांत उपयोगिता
धीरे धीरे आपकी क्या हो जाती है, घटती जाती है, फिर मैक्सिमम जीरो हो जाती है, फिर उसके बाद क्या हो जाती है, माइनस चली जाती है। तो हम इस प्रकार एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। औसत उपयोगिता में क्या होगा, इसको आप भाग कर दो, टोटल यूटिलिटी को क्यू से भाग कर दो। एक एग्जाम्पल हम और दे सकते हैं। तो एक हिसाब से इसका तरीका क्या हुआ कि सेमुलेशन ऑफ, यानी कि यहाँ तक आप 100, 190 और आप यहाँ 340 तक, या एक हिसाब से हम ये थोड़ा सा हम 340 न करके हम ये भी कह सकते हैं 360 कर दें, या सॉरी 400 कर दें, तो अब ये क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ पर भी 400 करके इसको कहाँ तक ले आएंगे, 0 तक ले आएंगे, और 7वीं पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, 380 हो जाएगी, -20 हो जाएगी। इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल पर इसको माइनस में आना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं, उससे प्राप्त होने वाला स्वाद, सीमांत उपयोगिता, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो चेंज होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग हम बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, फिर 0 पे आ जाती है, और फिर ज्यादा खाएंगे तो उल्टी भी आ जाएगी, माइनस। ठीक, तो इस प्रकार कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में जो आपका संबंध है, यहाँ ये ध्यान रखना, जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, वैसे वैसे अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, फिर 0 और फिर माइनस में हो जाएगी। ये है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना, जहाँ एग्जाम्पल हम कैसे दे सकते हैं, इसको इस कर्व के रूप में भी दे सकते हैं। कैसे होगा, कैसे, ये टोटल यूटिलिटी, यहाँ पर ये टेंजेंट हो जाता है तब ये मैक्सिमम हो जाती है। ठीक, और जहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, इसी बिंदु पर अगर मैं आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाऊं तो आपका ये हो जाएगा, यानी कि जहाँ ये मैक्सिमम है वहाँ पर ये 0। ठीक, तो कितनी यूनिट पर ये मैक्सिमम है भाई, देखो ये आपकी 60 यूनिट पर मैक्सिमम, यानी कि 5वीं यूनिट पर ये 0, 6ठी यूनिट पर ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर 6ठी यूनिट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, तो जैसे ही 6ठी पे जाओगे उसके बाद ये 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पर जाएं तो ये आपकी 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का उपभोग कर देंगे, तो यहाँ पर ये क्या है, 400, और ये क्या है, 0, यही है। तो जैसे जैसे, तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सेमुलेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। इसको हम एक फार्मूले से और यूज करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव इकोनॉमिक में आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या है, डेल्टा टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा टोटल कंजप्शन या टोटल प्रोडक्ट। तो डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, या डेल्टा टोटल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी में परिवर्तन से टोटल यूटिलिटी में जो परिवर्तन होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव।
तो सेकंड डेरिवेटिव आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा। तो ऐसे 2x स्क्वायर है, उसकी पावर आगे आ जाएगी, 2 दूनी 4x हो जाएगा। इस हिसाब से आपका, तो यहाँ ये फार्मूला बोलूँ या ये फार्मूला बोलूँ एक ही बात है। और एवरेज यूटिलिटी बराबर क्या होती है, टोटल यूटिलिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, इसमें डेल्टा नहीं आएगा। तो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और एक लेवल पर वो 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद तीसरे लेवल पर वो क्या हो जाएगी, तो जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता ये कम हो रही है कुल उपयोगिता, उसके बाद जैसे ये कम होने लगेगी मार्जिन यूटिलिटी माइनस हो जाएगी। ये बढ़ रही है तो ये घट रही है, ये मैक्सिमम हो गई तो ये 0 होगी, ये गिरना शुरू हो गई तो ये माइनस होगी। ये चीजें तो भाई तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम एक आधारभूत नियम, जो वस्तु में ज़्यादा होती है ना, आपको पता है घर में सब्जी ज़्यादा हो जाए तो उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन चटनी बन जाए सब टूट के पड़ेंगे, और दाल कुकर भर के दाल बना दो कोई ना देखे, है ना। तो जो वस्तुएं प्रचुर मात्रा में होती है ना उनकी वैल्यू कम होती है, और जो वस्तुएं कम है तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहलाता है? ये घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या दर्शाता है? जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग ज़्यादा करते हैं, किसी वस्तु का उपभोग ज़्यादा करने से उससे प्राप्त उपयोगिता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग हम ज़्यादा करेंगे तो वैसे वैसे वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम हो जाएगी। यही क्या है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, जो हमने आपको डायग्राम से भी समझाया। तो घटती सीमांत उपयोगिता नियम का एक प्रयोग है, सिद्धांतों में प्रयोग होता है, खासकर किसी वस्तु की हम कीमत कहाँ पर देंगे, तो किसी वस्तु का हम कीमत उसकी मिलने वाली उपयोगिता के अनुसार देते हैं। और जो नियम क्या कहता है कि एक उपभोक्ता उस वस्तु की कीमतों का उतना ही भुगतान करेगा जिससे उसको उपयोगिता प्राप्त हुई। तो मांग नियम का हम जब विश्लेषण करते हैं ना, तो जब उसमें आता है मांग वक्र जो है वो नेगेटिव स्लोप का होता है, वो क्यों होता है? तो नेगेटिव स्लोप इसीलिए होता है क्योंकि उपयोगिता जैसे जैसे हम उपभोग करेंगे वो घटती जाती है। तो घटती सीमांत उपयोगिता के कारण ही
किसी वस्तु का मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो आज थोड़ी सी भाई तबीयत, गले में दर्द है, इसलिए आज की क्लास हम यहीं छोड़ेंगे। आधा घंटा पहले थोड़ी सी हरारत है शरीर में, कल की क्लास में हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ताकि क्योंकि विधिवत क्लास हम नहीं ले पा रहे हैं, तो आज थोड़ा सा उसके लिए क्षमा प्रार्थी भाई। 2 घंटे की क्लास थी, लेकिन करनी आपको 1.5 घंटे की पड़ रही है, क्योंकि गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।